सो कमिंग टू द नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट ऑडिट टेक्निक्स, जैसे कि मैंने आपको उस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था, द ऑडिटर्स ऑब्टेन follows the auditors follow different techniques to do their auditing. Various methods are used. इन्हीं techniques के बारे में now we will talk about these techniques, various techniques which are followed to obtain audit evidence. Various techniques like this is, sorry, it is very well mentioned over here that the various techniques of auditing which may be applied. The various techniques of the auditing are supplied as under. First of all, we will talk about inspection of the documents and records. When we talk about the inspection, it means inspection of the supporting, examining the documents. I will say inspection means examining किस तरह से हम एग्जामिन कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स को, वो रिकॉर्ड्स को, क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम कुछ कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड वाउचिंग. एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स इज टू कंफर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन. जैसे सपोज अगर कोई इनवॉइस है, फाइनेंस में अगर बात करें या फिर अगर सेक्रेटेरियल या लीगल में बात करें, तो अगर कोई CSR का कोई ट्रांजैक्शन किया है या कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया है या कोई सेल परचेज किया है किसी भी असेट का, तो उनके साथ के वो डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली क्रॉस चेक करेंगे, रेफर करेंगे कि हाँ इनके साथ अगर सेल किया है तो क्या सेल डीड है, अगर RPT ट्रांजैक्शन हुआ है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसके साथ के वेरियस डॉक्यूमेंट्स, और अगर इनवॉइस अगर कोई पेमेंट क्या है तो उसके साथ का इनवॉइस कहाँ है जो रेज हुआ. तो दीज आर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड जिनको चेक करके ऑब्वियसली दे कैन नॉट ट्रस्ट. अगर कि ट्रायल बैलेंस में लिखा है रिसीट एंड पेमेंट्स की हाँ ये लिया हाँ ये दिया, तो व्हाट आर दोज रिसीट्स एंड पेमेंट उनके साथ के, वो ऑब्वियसली दे विल चेक द डॉक्यूमेंट्स, क्या वाउचर्स हैं, क्या इनवॉइसेस हैं अगर हम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें. और इन्हीं सब चीजों में जब वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, इसी को इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स कहते हैं. चेक करने के लिए वो जो रिकॉर्ड्स उन्होंने मेंटेन किए हैं वो रिलायबल है. ऑथेंटिसिटी चेक करना मतलब ये चेक करना कि वो रिलायबल है या जेन्युइन है या नहीं है, एंड टू फाइंड वेदर एप्रोप्रिएट है या नहीं है, अप्रूव्ड है या नहीं है. सपोज अगर कोई इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल ट्रांजेक्शन्स, तो अगर कोई इनवॉइस रेज हुआ है तो इनवॉइस रेज जो हुआ है उसकी पेमेंट रिलीज करने के लिए हेड ऑफ अथॉरिटी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सिग्नेचर है या नहीं है कि हाँ ये दिस इनवॉइस इज करेक्ट, यू कैन रिलीज द पेमेंट. सो अकॉर्डिंग टू दैट ये चेक करेंगे कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है. क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन मींस टू से सपोज कि हम अगर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट भी देखें तो ट्रांजैक्शंस या प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड कि रिसीट्स में क्या आएगा, पेमेंट्स में क्या आएगा, अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज कौन सी हैं, सिक्योर्ड लायबिलिटीज कौन सी हैं, क्या मिसलेनियस रिसीट्स हैं, क्या ट्रेड पेबल्स हैं. तो यही सब ऑडिटर का काम है चेक करना. वो इंश्योर करेंगे कि हाँ ये जो ट्रांजैक्शन जो इस सेक्शन में डाली है वो इसी की है, ट्रेड्स पेबल की है या अकाउंट्स पेबल की है, या ये जो डेट्स हैं या अनसिक्योर्ड ही है या सिक्योर्ड ही है. सो इन सबको कोई मिला के क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए ये देखा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्रॉपर है या नहीं है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये भी चेक करेंगे जब हम ट्रांजैक्शंस या फिर डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तो ये भी चेक करेंगे कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन तो नहीं है, कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो हमें लग रहा है दिस शुड नॉट बी हियर. लाइक अगर आप वाउचर्स ही चेक कर रहे हैं तो आप उसमें देख रहे हैं इट हैज बीन रिटन वाउचर्स में कंपनी के जो अमाउंट रिलीज करने के वाउचर में है उसमें डायरेक्टर्स के जो वाउचर्स हैं उसमें डायरेक्टर्स के या किसी एम्प्लॉय के किसी होम डेकोर का कोई वाउचर है, किसी का बिल है, तो इट इज नॉट लाइक दिस कि इनवॉइस रेज कर रहे हैं वो इनवॉइस चेक कर रहे हैं तो हाँ
चेक कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं इनवॉइस है नहीं, ये भी देखिए कि वो ट्रांजैक्शन रेलेवेंट भी है या नहीं है, वो एक्सपेंस कंपनी ने बियर करना भी है या नहीं करना, वो लोन कंपनी का भी है या नहीं है। दिस इज ऑल कॉल्ड स्कैनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। आप रिकॉर्ड्स एक बार चेक करेंगे प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं है। एंड फॉर दैट द वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन इफ asked by you, third party documents are more reliable. The documents obtained from any other place rather than the company, because company will always give you a suitable point of view. No, they cannot lie to you, no, they cannot provide forged documents or illegal documents to you. But अगर आपको किसी थर्ड पार्टी से, किसी अथॉरिटी से या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, दे आर द मोस्ट रिलायबल डॉक्यूमेंट्स एंड द रिकॉर्ड्स, और ऑर्गेनाइजेशन के पास है, दे आर द मोस्ट reliable documents and the records. So coming to the next, if we talk about observation, what are observation? जैसे कि मैंने आपको अभी इंटरनल कंट्रोल मेजर्स का ही दिया था कि वो ऑब्जर्व करेंगे, जो मैंने आपको भी मैनुअल का एग्जांपल दिया है कि एक कंपनी ऐसे मेंटेन करती है इंटरनल कंट्रोल और दूसरी कंपनी इज नॉट इशूइंग एनीथिंग। दीज आर नथिंग बट ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल मेजर्स कि कैसे कंपनी इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करती है। ये ऑडिट, जैसे मैंने आपको मैनुअल का एग्जांपल दिया था, आप उसी एग्जांपल को यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो इट विल बी द सेम कि हाँ इंटरनल कंट्रोल उस कंपनी में अच्छे से मेंटेन है, इस कंपनी में अच्छे से मेंटेन नहीं है। एंड नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल, तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो कैश ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है, कैश ट्रांजैक्शन कब की जा रही है। एक कंपनी में कैश ट्रांजैक्शन की जा रही है जनरली विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी इनवॉइस, विदाउट एनी डेज ऑफ पेमेंट। एक कंपनी में कैश ट्रांजैक्शन की जा रही है तो बहुत लेस कैश ट्रांजैक्शन है, और अगर उसमें भी है तो इट इज फॉलोड बाय रिसीट्स। पहले रिसीट्स चेक की जा रही हैं एंड देन मटेरियल चेक किया जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली, इंटरनल कंट्रोल मेजर्स के बेसिस पे ही, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरनल कंट्रोल मेजर्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन की जा रही है, ऑब्जर्वेशन कैश ट्रांजैक्शन की जा रही है, तो इट इज अ साइन ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल मेजर्स। तो ये सब ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑडिटर। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स टू चेक द ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, या फिर टेक्निक्स ऑडिट करने की टेक्निक्स आई वुड से कि ऑडिट कैसे ऑडिट कंक्लूजन या रिपोर्टिंग पे पहुंचने के लिए जो टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं, उसमें वन ऑफ द टेक्निक्स इज दिस ऑब्जर्वेशन। And when we talk about inquiry and confirmation, we can do this inquiry and confirmation from the third party, employees, कंफर्मेशन तो किसी से भी की जाती है, थर्ड पार्टी से हम कर रहे हैं कंफर्मेशन, एम्प्लॉयज से कर रहे हैं कंफर्मेशन कि हाँ ये ट्रांजैक्शन ठीक है या नहीं है, प्रोसीजर जो फॉलो किए जा रहे हैं ये ठीक है या नहीं है। कंफर्मेशन लाइक अगर सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि अगर हमें बैंक बैलेंस शीट में है बैंक बैलेंस, सो हाउ कैन वी कंफर्म दिस बैंक बैलेंस? Confirmation of balances from the banks. It will be a kind of inquiry on confirmation, and we are very much authorized to do so. हम बैंक से बैंक बैलेंस की confirmation balances from banks, हम बैंक से बैंक balances की confirmation मांग सकते हैं कि हाउ इट इज डन, व्हाट इज द बैंक बैलेंस जो इन्होंने एफडीज रिपोर्ट करी हैं, वेदर इट इज मेंटेन विद द बैंक्स और नॉट। किसी भी चीज की इंक्वायरी किसी थर्ड पार्टी से इंक्वायरी करना, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन करना, थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई इनवॉइस रेज किया है किसी, सपोज छोटे सा एक एग्जांपल लेते हैं, अगर इनवॉइस रेज किया है किसी कंपनी ने तो उस कंपनी से हम चेक कर सकते हैं वेदर इट इज ट्रू और नॉट
that seriously the cross check कर सकते हैं कॉल करके that you have raised this invoice or not or something like that. If we talk about this computation, so it is the normal thing which is calculating by various techniques की जो computation इन्होंने ठीक की है, जो records इन्होंने maintain किए हैं, ये ठीक किए हैं या नहीं किए हैं. सपोज एक डेप्रिसिएशन का एक कंप्यूटेशन है तो वो हम चेक करेंगे कि हाँ उस पर इतना डेप्रिसिएशन है या नहीं है. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से अगर डेप्रिसिएशन क्या है कंप्यूट, तो वो रिटर्न डाउन मेथड से कंप्यूटेशन वो डेप्रिसिएशन का ठीक किया है या नहीं किया है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इट इज द इट मींस द कंपेयरिंग द डेटा, कि जैसे मैं आपको बोलूँ कंपैरिजन कि सपोज मैच करना कि जो डेटा यहाँ पे एप्लीकेबल है, सॉरी यहाँ पे मेंशन है, सपोज अगर किसी रिलेटेड पार्टी या फिर सीएसआर का कंट्रीब्यूशन अमाउंट बैलेंस शीट में डाला है 12 लाख, सो वी हैव द रिसीट ऑफ दोज 12 लाख, 6 लाख की दो रिसीट या एक 12 लाख की रिसीट या एनी प्रोबेबिलिटी 8 4 की कोई रिसीट्स या कोई भी रिसीट्स हमारे पास उसी सेम अमाउंट की हैं जो कि बैलेंस शीट में डिपिक्टेड है, या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन देखें या फिर कोई छोटा सा अमाउंट कोई वाउचर वगैरह चेक करें तो हम उसे इनवॉइसेस से चेक कर सकते हैं. और कोई भी डाटा सपोज हमने प्रीवियस ईयर का डेटा देखा कि इसमें इस एसेट की वैल्यू इतनी थी, इस बार डेप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके इतनी वैल्यू लिखी है तो वो डिडक्ट करके यही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही. सो वी हैव द वेरियस मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग दैट डेटा. rather than comparing that data, analytical procedures also include the इन्वेस्टिगेटिंग फ्लक्चुएशंस. कोई फ्लक्चुएशंस हैं किसी भी लाइबिलिटीज में या एसेट्स में, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. वी कैन नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट दोज फ्लक्चुएशंस कि हाँ उन्होंने लाइबिलिटी कम करती हुई दिखाई दी है या बढ़ती हुई दिखाई दी है तो हाँ वो लाइबिलिटी बढ़ गई है. सपोज अगर उन्होंने इनसिक्योर्ड लोन पिछली बार 2 करोड़ था, इस बार 3 करोड़ हो गया, तो वील हैव टू चेक द ऑथेंटिसिटी कि हाँ जो अनसिक्योर्ड लोन है ये कहाँ से 3 करोड़ 1 करोड़ कहाँ से आया है. ये सब चीजें हम क्रॉस चेक करेंगे, फ्लक्चुएशंस देखेंगे किसी भी तरह की, या फिर कोई हमें लग रहा है कि सीएसआर का ही मैंने दिया या फिर किसी और इनवॉइस या फिर कोई इनकंसिस्टेंसी है, जैसे मैंने कंपेयरिंग डेटा बताया कि हाँ वही अमाउंट यहाँ है जो यहाँ है, पर अगर कोई अमाउंट हम 3 जगह से चेक कर रहे हैं और वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है तो वो सब चीजें हम कंपेयर करके टेक्निक्स लगा के चेक कर सकते हैं. एनालिटिकल प्रोसीजर्स में बेसिकली क्या होता है, डेटा एनालिटिकल टूल्स यूज होते हैं. लेट मी इंट्रोड्यूस दिस. डेटा एनालिटिकल टूल यूज होते हैं. स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज होती हैं. और एनी अदर मैथमेटिकल मॉडल्स. ये सब चीजें एनालिटिकल प्रोसीजर में यूज हो सकती हैं टू डू दिस check this or to do this auditing, to make the reporting. These are all included in the auditing techniques. If we come to the next, that is audit planning. अब audit planning के बारे में हम अगर पढ़ेंगे तो audit planning में हम क्या क्या include करेंगे. First of all, audit planning के बारे में आप पहले भी chapters में पढ़ चुके हैं, but I will repeat it again. Audit planning is nothing but the step-wise procedure कि हमें किस चीज को कैसे करना है, किस टाइमली मैनर में करना है, किस फ्रेमवर्क के अंदर करना है, क्या क्या चेक करना है, क्या क्या ऑथेंटिसिटी देखनी है, क्या वे होगा हमारा उस ऑडिट को करने का. सो इट इज ऑल कवर्ड अंडर दिस ऑडिट प्लानिंग. So I will not elaborate this auditing planning part because we have already studied about it in the previous chapters. Audit planning मैंने आपको बहुत expand way में और बहुत examples देके I have taught you, I have given you the examples. So if we move to the next, process of audit planning should include the following elements. Audit planning में हम क्या क्या देखेंगे, तो purpose और objective audit करने का. What the purpose of the objective of what of doing the audit.
क्या पर्पस है, हमें किस पर्पस से हम ऑडिट कर रहे हैं, हमें ऑडिट रिपोर्ट देनी है या हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लीगल फ्रेमवर्क अंडर विच द ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड, किस एक्ट के अंदर, किस प्रोसीजर के अंदर, किन अथॉरिटीज के अंदर हम ऑडिट कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट एरियाज एंड इशू इन्वॉल्व मीन्स कि कौन कौन से एरियाज हमें कवर करने हैं या फिर कौन कौन से इश्यूज उस कंपनी में है। सपोज अगर वो बैंकिंग कंपनी है तो हमें बैंकिंग एरियाज में या बैंकिंग रूल्स और रेगुलेशंस को फोकस करना है, और इश्यूज कौन कौन से आ सकते हैं, आए हैं प्रीवियसली भी, अभी भी क्या आ सकते हैं, उन पे फोकस करना है। इसी तरह से हम प्लानिंग करेंगे कि हाँ हमें इन एरियाज पे फोकस करना है, ये इश्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसको हमें इतना टाइम देना है। प्रोसेस एंड टेक्निक टू बी अडॉप्टेड, एज आई टोल्ड यू देयर आर वेरियस टेक्निक्स। कौन सी, जैसे मैंने आपको बताया था कि principles are generally governed principles but techniques are different, so it depends process and techniques, आप कौन सी techniques लगा रहे हैं। techniques to be adopted, check points activities की क्या क्या activities, क्या क्या check points हैं। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट इज चेक क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी। नेक्स्ट एलोकेशन ऑफ वर्क कंटेंट अमंग द स्टाफ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 14 पर्सन ये काम 14 डेज इसको करेंगे। मैंने आपको टाइम लाइन्स के बारे में बताया था कि 14 days we will do the audit of legal and secretarial, 10 days we will do the audit of this and that, all of the things are covered under this। but allocation of work contents among the staff also covers the staff कि legal को कौन सा staff, कितना staff, I mean to say supervision तो obviously auditors या partners होगी, पर कि suppose किसी में secretarial work ज़्यादा है तो इसमें हमें we require 5 persons to do the secretarial audit in 10 days or 2 days or 5 days depending upon the status of the company, depending upon the activities of the company। फाइनेंस में हमें किन किन बंदों को डेलीगेट करना है, इफ हाँ कंपनी हैज डन एनी मर्जर तो मर्जर की एक्सपर्टीज कौन है तो उनको हमें डेलीगेट करना है मर्जर की कंप्लायंसेस चेक करने के लिए। सो इट इज ऑल अबाउट कि हम किस स्टाफ को किस एरिया में कितना टाइम लाइन्स दे रहे हैं। टाइम लाइन्स इफ वी आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कि 14 डेज 15 डेज किस टाइम शेड्यूल में हमें वो टास्क कंप्लीट करना है, किस एरिया में किस डिपार्टमेंट में कितना टाइम लगेगा। Next, determining the timelines. If they see, they have again mentioned the timelines. But the thing you will notice here, timelines for are different. For staff में हम staff को कितना time देंगे और हमें draft report कब लेके जानी है कि हमें I've already told you कि आप एक audit को 1 साल तक लेके नहीं बैठ सकते। You will have a time frame according to your plan कि हम 2 months में 3 months में draft report दे देंगे, report कर देंगे। So you will move according to that time frame, and it is a very common टेक्निक फॉलोड बाय द ऑडिटर कि वो एक टाइम फ्रेम बना लेते हैं और प्लानिंग के अकॉर्डिंग पर्सन डेलीगेट कर देते हैं डिपार्टमेंट वाइज कि क्या पर्सन क्या संभालेगा, कौन से एरियाज को, लीगल को, सेक्रेटरी को, किन को देखेगा। इट इज ऑल कवर्ड अंडर दैट। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस डिटरमाइनिंग टाइमलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट रिपोर्ट कि हम कितने टाइम में ड्राफ्ट रिपोर्ट देंगे। एरियाज टू बी क्लासिफाइड ऑन रिस्क क्राइटेरिया टू एलोकेट सुटेबल रिसोर्सेज कि कहाँ पे ज्यादा रिस्क है। रिस्क इन द सेंस कि कौन सा एरिया में नॉन कंप्लायंसेस है, कौन से एरियाज पेनल्टीज प्रोसिक्यूशन से ट्रैक कर सकते हैं कि हम वहाँ पे सुटेबल रिसोर्सेज कैन ऑल्सो कवर ह्यूमन रिसोर्सेज कि हम कितने पर्सन उस एरिया में जहाँ के जो ज्यादा रिस्क है। ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर मोर फोकस, मोर स्ट्रिंजेंट फोकस कि हम इस पे ज्यादा फोकस करें इस एरिया पे। तो कौन कौन से एम्प्लॉयज या कौन कौन से सबॉर्डिनेट्स हम उस एरिया में लगाएं। डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ डिटेल एग्जामिनेशन एंड कवरेज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कि हम किस हद तक एग्जामिन करेंगे। कुछ ऑडिटर्स जो होते हैं दे जस्ट डू दिस टिक मार्क कि हाँ लेजर से मैच कर रहा है, क्लिक करके मैच कर करके they do the audit। Some auditors if there is ample amount of transactions in the company, अगर कंपनी में बहुत ट्रांजेक्शन है so they follow the sampling method कि वो कुछ
ट्रांजेक्शन चेक करके ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे शुड रिपोर्ट कि हाँ ये ट्रांजेक्शन ठीक है और बाकी की ट्रांजेक्शन भी ऐसी ही हैं, तो दे विल एज्यूम कि हाँ ये अगर 100 में से 40 ट्रांजेक्शन्स ठीक हैं, 40 आउट ऑफ 100 ट्रांजेक्शन्स आर करेक्ट, देन दे विल assume that the 60 transactions are also correct. They are not required to be cross checked with each and every document. So detail examination किस हद तक करनी है, किस किस चीज की करनी है, डिपेंड्स कि क्या क्या हमें कवर करना है. Evaluation of internal control and professional carried out by other एजेंसीज एक्सपर्ट्स एंड प्लेसिंग रिलायंस ऑन देम कि कोई इंटरनल कंट्रोल या प्रोफेशनल कंट्रोल सपोज किसी कोई सेक्रेटरियल वर्क उन्होंने किसी और प्रैक्टिसिंग सीएस फॉर्म से करवाया है, या कोई इंटरनल कंट्रोल मेजर्स जो देख रहे हैं वो इंटरनल ऑडिटर कोई और देख रहे हैं, तो सपोज स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं और इंटरनल ऑडिटर कोई और हैं और उन्होंने ये सब चीजें चेक कर ली हैं, तो हम ये देखेंगे कि कितना रिलाय करना है उन एक्सपर्ट्स पे, उन एजेंसीज पे, किस हद तक हम रिलाय कर सकते हैं कि हाँ ये जो इन्होंने सर्टिफिकेशन किया अदर प्रोफेशनल्स ने या इवेल्युएशन किया इंटरनल कंट्रोल का वो ठीक है या नहीं है, या हमें दोबारा उसको क्रॉस चेक करने की जरूरत है, उसको दोबारा टाइम देने की जरूरत है. सो इट इज ऑल कवर्ड अंडर द प्लानिंग एस्पेक्ट. मटीरियलिटी कंसिडरेशन एंड डिटरमाइनिंग द थ्रेशोल्ड देयर ऑफ मटीरियलिटी के बारे में मैंने बहुत एक्सपैंड वे में आपको पहले भी समझाया है. चैप्टर नंबर 16 में also I have explained it to you that materiality I will say forming an opinion and reporting वाला chapter में. No, I will not give the number of the chapter because it may fluctuate according to the sample material or the material given by this institute. So materiality consideration and determining the threshold limit की क्या क्या चीजें मटेरियल है जिनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी में, मटेरियलिटी के बारे में हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे. डिटरमाइनिंग द थ्रेशोल्ड देयर ऑफ कि क्या सपोज हम 1 लाख की लिमिट को मटेरियल मानते हैं तो उसके नीचे की कोई भी लिमिट होगी तो उसे हम मटेरियल नहीं मानेंगे, तो दिस इज द थ्रेशोल्ड. जैसे हम थ्रेशोल्ड की बात करते हैं कि बोर्ड मीटिंग इतनी अगर ट्रांजेक्शन है रिलेटेड पार्टी में भी तो वो बोर्ड मीटिंग से अप्रूव हो सकती है, इससे अबव जाएगी थ्रेशोल्ड से तो वो शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेना होगा. तो थ्रेशोल्ड इज दैट थिंग कि यहाँ तक तो बोर्ड अप्रूवल चल जाएगा, ऊपर तक शेयर होल्डर्स अप्रूवल चलेगा. सो वो दैट लाइन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड, नॉट ओनली फॉर द बोर्ड और शेयर होल्डर्स मीटिंग बट मटेरियलिटी में अगर हम चेक करें तो हम थ्रेशोल्ड देखेंगे. इससे नीचे का अमाउंट हम इंडिविजुअली चेक नहीं करेंगे, इससे ऊपर का अमाउंट हम विद डॉक्यूमेंट्स विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या सैंपल रिकॉर्ड्स चेक करेंगे. स्ट्रक्चर या कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट, अगर आपको कोई रिपोर्ट को अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग किसी प्रॉपर फॉर्मेट में देने के लिए कहा गया तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट. अदरवाइज इट इज फ्लेक्सिबल कि आप किस वे में किस कंटेंट्स को पहले दिखा रहे हैं बाद में दिखा रहे हैं, क्या कहते हैं जैसे बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस दे हैव ए प्रॉपर फॉर्मेट कि आपको वो रिपोर्टिंग उसी वे में करनी है तो आप उसको उसी वे में करेंगे. सिमिलरली अगर कोई आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं तो इट इज अप टू यू, अगर आप अटैच कर रहे हैं तो देयर इज नो हार्म इन दैट. आप कोई भी किसी भी तरह के सपोज आप सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसका एक सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का एक प्रॉपर एक फॉर्मेट है कि आपको फॉर्म MR3 में देना है तो आप उसको उसी रिपोर्ट में देंगे. सिमिलरली अगर आप कोई और किसी और तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके उसका स्ट्रक्चर उसका फॉर्मेट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस वे में रिपोर्टिंग करनी है. So if we move to the next essentials of audit planning के लिए हमें क्या क्या जरूरी है. ऑडिट प्लानिंग की अगर हम बात करें तो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर करना बहुत जरूरी है. कॉस्ट इफेक्टिव मैनर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हम खर्चे करते जा रहे हैं ऑडिट एविडेंस निकालने के लिए और माइनर अमाउंट्स के लिए भी तो इतना जरूरी नहीं है उसे निकालना या फिर एक पूरे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑडिट प्लानिंग की पूरे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में उसको निकालें. Following points should be considered for a successful audit plan. What are the points? In such a manner that high quality of audit and economic means cost effective, efficient होना चाहिए, effective होना चाहिए. And first बार बार ये बात की जा रही है timely manner within a time frame होना चाहिए. Should be documented and should be kept with audit working paper. जैसे working papers के बारे में आपको forming of opinion के बारे में पूरे चैप्टर 15 में
आपको एक पूरा 14 में भी पूरा वर्किंग पेपर्स के बारे में बताया गया कि डॉक्यूमेंट्स, लेजर्स या कोई भी मेमोरेंडा, एजेंडा जो भी ऑडिटर्स मेंटेन करते हैं अपने लिए, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, जिसके बेस पे वो रिपोर्टिंग करते हैं, ओपिनियन देते हैं। इंटर रिलेटेड स्टेप एंड इवेंट शुड बी क्लब टुगेदर। सपोज अगर कोई प्रोसीजर है और उसमें स्टेप बाय स्टेप मूव करना है, सपोज एक सीएसआर का ही प्रोसीजर है कि हम सीएसआर में एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि बोर्ड मीटिंग हुआ है, सीएसआर कमेटी मीटिंग में अप्रूव हुआ है, बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हुआ है, साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे कि हाँ उस को लेटर गया है या नहीं गया, जैसे एनजीओ के साथ जा रहे हैं उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इन सब इवेंट्स को हम बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग, नोटिस, एजेंडा, मिनट्स, ये सब हम इकट्ठे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिए गए थे, इन सबको हम इकट्ठे क्लब कर सकते हैं, सो दैट वो इजिली हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए और उसको समझ पाए इजिली। The elements of an audit plan may be similar for different audit entities. However, the actual content may differ from audit to audit and on nature. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिपेंड करता है क्या स्टेटस है ऑडिट कंपनी का, किस बेस पे, क्या उनका वे ऑफ वर्क है, क्या उनका वे ऑफ डूइंग असाइनमेंट्स है, किस बेस पे वो असाइनमेंट्स करते हैं, काम करते हैं, उसके बेस पे ही ऑडिट प्लान किया जाता है कि हमें किस चीज को ज्यादा फोकस करना है, किसको कम फोकस करना है, और कितनी बड़ी कंपनी है, किस किस चीज को देखने की, अगर लिस्टिंग है तो लिस्टिंग रेगुलेशंस देखने हैं, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस, बैंकिंग है तो बैंकिंग, और डिफरेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी, डिफरेंट कंपनीज की क्या, हम उसके अकॉर्डिंग ही ऑडिट प्लान और चेकलिस्ट बनाएंगे। वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। जो ऑडिट प्लान है वो इट इज नॉट लाइक दिस कि हम उसको बहुत लाइटली लें, जो भी सीनियर पर्सन है वो उनको रिव्यू करें, या फिर कोई एंगेज नहीं है उस कंपनी में, सॉरी उस फर्म में, जो हम जो फर्म ऑडिट कर रही है, तो किसी थर्ड पार्टी से भी हम उसको रिव्यू करा सकते हैं ताकि कोई एक्सपीरियंस पर्सन उसको देखे और हमें काम करने में आसानी हो। द ऑडिट प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू accommodate modification। अब ये नहीं कि इट शुड बी दैट मच रिगरस कि अगर आपने एक ऑडिट प्लान बना लिया तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। समटाइम्स कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। सपोज अगर आपने 4 डेज का टाइम लिखा सेक्रेटेरियल चेक कर ऑडिट करने के लिए, और आपको पता लगा कि सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस तो इस कंपनी में और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट्स और लीगल लिस्टिंग कंपनी है, तो दैट्स व्हाई यू कैन गिव देम 2 डेज मोर। तो आप उसको इतना फ्लेक्सिबल बनाइए कि दैट इट इज़ नॉट दैट स्ट्रिंजेंट कि आप उसको थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं बना सकते, मेक इट दैट मच फ्लेक्सिबल। ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स अ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। कलेक्शन वाई ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना, फैक्ट देखना, डेटा देखना, उनके बेसिस पे एक वैलिड कंक्लूजन पे पहुंचना। सो दीज आर द पॉइंट्स जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट वो पॉइंट्स में दिए हुए हैं। ऑडिटिंग चार्ट शुड बी मेड फेमिलियर ऑफ द कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ द फर्म, कि किस फर्म दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑडिटर फर्म। कि वो ऑडिटर फर्म किस तरह से कंट्रोल पॉलिसी और प्रोसीजर्स फॉलो करता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, किस बेसिस पे ऑडिट स्टाफ को डेलीगेट किया जाता है वर्क। तो ये सब भी वो जो ऑडिट स्टाफ, सपोज अगर कोई नया स्टाफ आया तो मेक देम अंडरस्टैंड कि इस तरह से वर्क किया जाता है, ये कंपनीज हमारे अंडर है, हम इस तरह से ऑडिट करते हैं। सो इट विल बी इजी फॉर द ऑडिट कंपनी, द ऑडिट फर्म एज वेल। The audit plan includes the nature, timing, and extent of the audit to be performed by the. Sometimes audit plans require modification based on required consideration. वही बात audit modification भी की जा सकती है based on required consideration। जो उन्होंने फ्लेक्सिबल बनाई है तो वही बात की गई है कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट टीम ने परफॉर्म करना है, और प्लान को कभी कभी चेंज भी करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू दी any consideration, any amendments or notification. So next, if we talk about risk assessment, what risk assessment means? Audit opinion might be wrong. There are chances कि जो audit opinion है, it might be
बिकॉज कोई भी रिस्क हो सकता है, मे बी दे आर नॉट एबल टू जज दैट थिंग, मे बी दे हैव not sufficient documents. So इसमें audit risk has three components. First of all, एक तो first of all I would next thing I would like to tell you is next thing I would like to tell you is कि ऑडिट ओपिनियन रॉन्ग हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन उनको जो दी है, डेटा जो दिया है वो गलत हो सकता है, बट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिस्टेक इज ऑडिटेड, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ audit risk is acceptable. Otherwise, it will lose its purpose. लॉस इट पर्पस, कि वो उसका करने का पर्पस ही खत्म हो जाएगा जब उसमें इतनी मिस्टेक्स होंगी, तो ऑडिट कंक्लूजन और रिपोर्टिंग गलत होगी, तो उसका पर्पस ही गलत हो जाएगा। तो इन है उसी ऑडिट रिस्क के तीन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कहते हैं इनहेरेंट रिस्क, एक तो इट इज द सस्पेक्ट्स suspicibility of a class of transaction. Suppose is suspicibility of a class of transaction to misstatement that could be material and the individual, or when aggregated with misstatement in any other transaction, assuming there were no related internal controls. अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे कि एग्जाम्पल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का देते हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं है। सपोज ऑडिटर्स को बताया गया कि अगर आपको पता होगा सेक्शन 188 के अकॉर्डिंग, अगर हम किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में जाते हैं तो अगर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि वो बोर्ड अप्रूवल लें या शेयर होल्डर्स अप्रूवल लें। सिमिलरली सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं, सपोज सेलिंग लीज और परचेज, और उसमें बताया गया है कि जो अमाउंट है इट इज नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर या नेटवर्थ, जो भी उसका क्राइटेरिया है, तो अगर वो उसको एक्सीड कर रहा है और हमें रिपोर्ट किया कि वो नहीं कर रहा है, या फिर मैं इसी का एग्जांपल लूं कि हमें बताया गया कि वो आर्म लेंथ बेसिस पे है। आर्म लेंथ बेसिस पे है मतलब सपोज अगर हमने किसी को रेंट पे दिया, डायरेक्टर्स इस कॉमन डायरेक्टर्स हैं दो कंपनी में, टू कॉमन डायरेक्टर्स हैं, अब वो एक कंपनी दूसरी कंपनी को रेंट पे अपना एक ऑफिस दे रही है, तो हैविंग कॉमन डायरेक्टर्स इट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जो एक कंपनी दे रही है वो दूसरी कंपनी को कॉमन डायरेक्टर है, पर वो कह रही है कि ये आर्म लेंथ बेसिस रेंट पे दे रही है, सपोज 1 लाख पर मंथ, वो कह रहे हैं कि हम बाकी सबको भी 1 लाख पर, उनका बिजनेस ही है लीज पे और सेल पे देना, तो 1 लाख पर मंथ पे दे रहे हैं, पर if we, तो we agreed कि हाँ it is on arm length and ordinary course of business, but later on it was revealed that बाकी सबको वो 1 लाख पर मंथ पे नहीं, वो 6 लाख पर मंथ पे देते हैं, एंड उसको उस कंपनी को जिसमें डायरेक्टर कॉमन है उसको 1 लाख पर मंथ पे दे रहे हैं, एंड ऑडिटर वाज नॉट एबल टू जज दैट कि वो बाकी उनको किस पे बेसिस पे दे रहे हैं या कोई ऑब्जर्वेशन वो नहीं कर पाए, तो दिस इज कवर्ड अंडर इनहेरेंट रिस्क। ये जेन्युइननेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि उन्होंने तो हमें बताया आर्म लेंथ और ऑर्डिनरी कोर्स में है, बट इट वाज नॉट ऑन आर्म लेंथ एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इट इज कवर्ड अंडर इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क में आएगा कि हम कोई ट्रांजेक्शन या हम कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हम वी वर नॉट एबल टू डू इट इन अ टाइमली मैनर,
बार बार टाइमली मैनर की बात की जा रही है और वो टाइमली मैनर में नहीं हुआ, सपोज फाइलिंग ऑफ डिले इन फाइलिंग फॉर्म, जैसे हमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट या रेजिग्नेशन का रेजिग्नेशन किसी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का फॉर्म फाइल करना था, या फिर हमें किसी डिपॉजिट का फॉर्म फाइल करना था अप टू अ ड्यू डेट, तो हम नहीं करा, तो डिले इन फाइलिंग फॉर्म, तो फॉर्म फाइल डिलेड डेट पे हुए हैं या फिर डिलेड की वजह इतने डिलेड हो गए कि उन्हें कॉन्बिनेशन ऑफ डिले में लेके जाना पड़ा, तो इट इज कवर्ड अंडर कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाए दैट देयर इज सर्टेन मिसस्टेटमेंट इन द ट्रांजैक्शन, सपोज इट मे बी ड्यू टू एनी फैक्टर कि उन्हें डेटा ठीक नहीं मिला या उन्हें इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं मिली या उनके पास उस चीज के लिए, उस डेटा के लिए एक्सपर्ट नहीं थे, उसको कंप्लायंसेस चेक करने के एक्सपर्ट नहीं थे, तो ड्यू टू दैट फैक्टर कि उनके पास एक्सपर्ट ही नहीं थे उसको चेक करने को, वो कैसे चेक करते, तो वो डिटेक्शन रिस्क में माना जाता है। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, बिकॉज बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, आपको सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने पूरे क्लास एक चैप्टर अलग से बनाया है, आपको सब कुछ स्टडीज में मिलता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में, आप जज कर सकते हैं। बट एक कोई चार्टेड अकाउंटेंट फर्म है, उनके पास सीएस नहीं है और वो ये देख नहीं पाए कि वो जो बोर्ड मीटिंग्स या जनरल मीटिंग्स हो रही हैं दैट आर नॉट अप टू द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, तो इट इज कवर्ड अंडर डिटेक्शन रिस्क। एंड ऑडिट रिस्क ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मटीरियलिटी, जितनी मटीरियल ट्रांजेक्शन है सपोज उतना ऑडिट रिस्क है, जितनी कम है इट डिपेंड्स कि आपके ट्रांजेक्शन की मटीरियलिटी क्या है, जिसके बारे में हम अभी आगे मटीरियलिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको ये भी चीज इंटर रिलेट आप कर पाएंगे। सैम्पलिंग, इफ वी टॉक अबाउट सैम्पलिंग, जैसे मैं आपको अभी टेक्निक्स में एग्जांपल दे रही थी कि इट डिपेंड अपॉन फर्म टू फर्म, कि किसी कंपनी का इतना लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है कि एक ट्रांजेक्शन एक डेटा चेक करना इज नॉट एन अप्रोप्रिएट थिंग, क्योंकि वो ऑडिट टाइमली मैनर में नहीं हो पाएगा, तो अगर वो ऑडिट टाइमली मैनर में नहीं हो पाएगा तो उसको एक सैम्पलिंग मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे वोटिंग का भी देखें तो अगर वो 100% से चेक करते हैं तो वो जज कर लेते हैं कि 1,00,000 का क्या भी होगा अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, कि कितने परसेंटेज वोट्स इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। सिमिलरली सैम्पलिंग में अगर हम आरपीटी ट्रांजेक्शन्स देखें और उस कंपनी में 50 आरपीटी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, तो हम जेन्युइननेस 30 की चेक करें एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज ट्रांजेक्शंस की वो जेन्युइन है, हम जज कर सकते हैं कि 20 को हमें इतना, यस वी विल चेक द डॉक्यूमेंट्स, बट इतना क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। या फिर हम वाउचर वगैरह के एग्जांपल लें, तो वाउचर्स वगैरह में हमें पूरे लैक्स ऑफ वाउचर्स या थाउजेंड्स ऑफ वाउचर्स चेक करने की जरूरत नहीं है, वी विल जस्ट चेक अ क्लास ऑफ वाउचर कि हाँ टीडीएस एक जगह पे ठीक डिडक्ट हो रहा है और सिमिलर ट्रांजेक्शंस में इतना ही परसेंट डिडक्ट हो रहा है, देन इट इज करेक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रॉस चेक ईच एंड एवरी अमाउंट। तो कुछ ट्रांजेक्शन, बहुत सारी ट्रांजेक्शन में से कुछ ट्रांजेक्शन का सैंपल लेके कंक्लूजन ड्रॉ करने को ही सैम्पलिंग कहते हैं। और सैम्पलिंग में क्या क्या चीजें मीट करनी चाहिए, पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक शैल बी कंसीडर्ड। पहले तो हम ऑडिट प्रोसीजर का पर्पस देखेंगे कि किस बेसिस पे हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, एंड पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्यों मैंने जैसे को बताया डेटा ज्यादा है तभी करेंगे, अगर कंपनी कोई छोटी कंपनी है तो ये सैम्पलिंग मेथड यूज नहीं करना चाहिए और यूज होता भी नहीं है, क्योंकि टाइमली मैनर में आप छोटी कंपनी का डेटा भी ऑडिट कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सपोज जैसे देखेंगे क्या किस तरह की, पहले तो एक तो डिवाइड भी करेंगे कि कैटेगराइजेशन भी करेंगे कि आरपीटी ट्रांजैक्शंस एक तरफ, दूसरी ट्रांजैक्शंस एक तरफ, और कोई रेगुलेशंस हैं तो लिस्टिंग रेगुलेशंस एक तरफ चेक करेंगे। इसी तरह से पूरा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे कि कितनी पॉपुलेशन दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन एज अ पॉपुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज और समथिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द डेटा, कंपनी में कितना काम है, कितने रिकॉर्ड्स हैं, किन किन को हमें ऑडिट करना है। सैंपल साइज शैल बी चूजन एज टू रिड्यूस सैंपल रिस्क, पहले हम ये देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि 1,00,000 है तो 100% को चेक करेंगे, तो ये सैंपल
सैंपल साइज भी वो डिसाइड करेंगे, हमने कितनी ट्रांजेक्शन देखनी है। जैसे इसमें बताया 50 आरपीटी है तो हम 30 चेक करेंगे, एक्सेप्टेबल वॉल्यूम होना चाहिए। मैंने इसमें आपको 50 का तो नहीं बताया, 5 चेक कर लेंगे। नो, इट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। सैम्पलिंग आप काम 5 ट्रांजेक्शन देख के आप 50 ट्रांजेक्शन जज नहीं करेंगे, एटलीस्ट आप 25 ट्रांजेक्शन देख के या 30 ट्रांजेक्शन देख के जज करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग whenever applicable, practicable shall be considered so as each sampling unit shall have a reasonable chance of selection. Suppose इसमें ये कह रहे हैं कि आप एक कैटेगरी का सैंपल ले रहे हैं और सिर्फ उसी कैटेगरी का सैंपल ले रहे हैं। आप सपोज एक वेंडर की देख रहे हैं, आप एक वेंडर की 100 है, दूसरे वेंडर की 500 ट्रांजेक्शन हैं, डेली ट्रांजेक्शन दे हैव की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने की। तो आप ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि रैंडम सैम्पलिंग कीजिए कि हर सैंपल यूनिट हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। की आप ये नहीं कि आप अगर 100 में से 50 लेनी है तो एक ही वेंडर की ले रहे हैं, आप 10 उसकी लीजिए, 10 किसी और वेंडर की लीजिए, तो एवरी सैम्पलिंग हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन कि हाँ हर कोई चीज या हर कोई डेटा थोड़ा बहुत हम ग्रैब कर पाए, कलेक्ट कर पाए। For sampling, use of stratification and value weighted selection will increase audit efficiency। कि जिस चीज की इसमें कह रहे हैं वैल्यू ज्यादा है, सपोज किसी ट्रांजेक्शन की वैल्यू अमाउंट ज्यादा है, तो आप अगर जैसे मैंने 50 में से 30 आपको आरपीटी बोला, तो कोशिश कीजिए वो 30 आरपीटी वो वाली हो जो माइनर, नॉट माइनर ट्रांजेक्शंस ना हो, जिनकी ज्यादा वैल्यू है, जिन वैल्यू अमाउंट वाइज भी और स्टेटस वाइज भी, उनको चेक करेंगे तो इट वुड बी बेटर। चाहे आप इनवॉइसेस चेक कर रहे हैं, चाहे वाउचर्स चेक कर रहे हैं, जिनका अमाउंट ज्यादा है, जिनमें मटीरियलिटी ज्यादा है, जिनसे फाइनेंशियल स्टेटस इंपैक्ट हो सकता है, उनका सैंपल लेंगे तो इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस एक्सटर्नल एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे कि मैंने आपको बताया था मर्जर एंड, सपोज कोई मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ है किसी कंपनी में और ऑडिट फर्म डज नॉट हैव appropriate persons, staff to check the compliances, so they can avail services from outside। जैसे कि हम क्रिकेट में भी थर्ड एम्पायर व्यू लेते हैं, तो आप इसमें एक्सटर्नल ओपिनियन व्यू ले सकते हैं। और अगर आप एक्सटर्नल ओपिनियन व्यू ले रहे हैं तो आप एक बार ऑडिट रिपोर्ट में लिख भी सकते हैं कि इस मैटर में हमने एक्सटर्नल ओपिनियन रिव्यू लिया था, और इस कोई मटेरियल ट्रांजेक्शन्स में ले रहे हैं तो उसको तो जरूर आप हाईलाइट कीजिए कि इन ट्रांजेक्शन में हमने एक्सटर्नल ओपिनियन रिव्यू लिया था। वेरियस टेक्निकल मैटर्स में एक्सटर्नल ओपिनियन व्यू लिया जा सकता है, जैसे कि हम मर्जर एंड एक्विजिशन ही है, वेरियस बहुत ही टेक्निकल मैटर है, तो इट इज नॉट अ हार्म रेदर देन मेकिंग द ऑडिट wrong, sorry, making the reporting wrong या inconsistent करें और if you have a doubt, आप doubt में कोई conclusion निकालना है तो it is better to take the opinion of expert, third party review आप ले लीजिए।